चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं अपना न्यूज़ डिस्कशन। जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उन पर विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। इसी में हमारा पहला टॉपिक है WHO और यूनिसेफ ने मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल सर्विस गाइडेंस रिपोर्ट जारी की है। तो यह रिपोर्ट विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जारी की गई है और यह विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ यानी वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर 1992 से प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य बेहतर मानसिक स्वास्थ्य या मनोदशा से है। यह लोगों को जीवन के तनावों से निपटने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, अच्छी तरह सीखने और काम करने तथा अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाती है। इस रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी 1/3 यानी कि 1/3 समस्याएं 14 वर्ष की आयु से पहले तथा आधी समस्याएं 18 वर्ष की आयु से पहले लोगों में दिखने लगती हैं। एक अनुमान के अनुसार 10 से 19 वर्ष की आयु के 15% किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पाई गई हैं और इनमें सबसे आम एंजाइटी, अवसाद और व्यवहार संबंधी विकार है। 15 से 19 वर्ष की आयु के किशोरों में मृत्यु का जो चौथा सबसे प्रमुख कारण है वो आत्महत्या है। संसाधनों की सीमित उपलब्धता, उच्च लागत और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सामाजिक हेय दृष्टि की भावना के चलते मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से ग्रस्त कई युवा आवश्यक देखभाल प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण और मानव संसाधन दुनिया भर में वैसे ही कम है तथा बच्चों एवं किशोरों के लिए तो यह लगभग अनुपलब्ध ही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों के लिए संस्थागत मानसिक देखभाल सेवाओं को चरणबद्ध रूप से समाप्त करके उसकी जगह समुदाय आधारित मानसिक देखभाल सेवाओं को बढ़ावा देना चाहिए और इससे बच्चों को अपने परिवारों, समुदाय में रहते हुए बड़े होने का अवसर मिलेगा तथा उनकी शिक्षाएं, सामाजिक संबंधों एवं समग्र विकास में कोई बाधा भी नहीं आएगी। अब देखते हैं भारत द्वारा जो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं उनकी भी सराहना की गई है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रयास हैं। पहला है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत आत्महत्या करने के प्रयास या व्यवहार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। चेन्नई यानी तमिलनाडु में सिजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन अग्रिम मनोविकृति सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करता है और मानसिक स्वास्थ्य कानून एवं नीति केंद्र महाराष्ट्र ने युवा वयस्कों को आउच लीव के सह निर्माण के लिए नियुक्त किया है। मानसिक स्वास्थ्य कानून एवं नीति ने केंद्र महाराष्ट्र में आउटलिव यानी नामक एक प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों और नीतियों के सह निर्माण में युवा वयस्कों को शामिल किया जाता है। यह आत्महत्या रोकथाम प्रोग्राम है। इसका लक्ष्य शहरों में जाति, वर्ग, लैंगिक और लैंगिकता के चलते मानसिक तनाव से प्रतिसुबेहते 18 से 24 वर्ष की आयु के जो युवा हैं उनके बीच होने वाली आत्महत्याओं को रोकना है। ठीक है, अब देखते हैं अपनी अगली न्यूज़ जो है। प्रधानमंत्री ने लाओस के वियंतियाने में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक वार्ता के लिए प्रमुख मंच है। इस शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। तो बात करते हैं कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं। आसियान की केंद्रीय भूमिका। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संरचना, भारत के हिंद प्रशांत विजन और क्वाड सहयोग में आसियान की केंद्रीय भूमिका पर बल दिया। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा सम्मेलन। भारत ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के भागीदार देशों को नालंदा विश्वविद्यालय यानी बिहार में आयोजित होने वाले हेड्स ऑफ हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव के लिए आमंत्रित किया। म्यांमार की स्थिति पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन। भारत ने दोहराया कि म्यांमार को अलग थलग करने की बजाय उससे वार्ता करनी चाहिए। साथ ही आसियान की निम्नलिखित 5 सूत्री आम सहमति यानी 5 पॉइंट कंसेंसस 5PC का भी समर्थन किया। देखते हैं 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। देश में हिंसा का तत्काल अंत करना, सभी पक्षों के बीच संवाद को बनाए रखना, विशेष दूत की नियुक्ति करना, आसियान द्वारा मानवीय सहायता प्रदान करना तथा सभी पक्षों से मिलने के लिए विशेष दूत को म्यांमार भेजना। नौ परिवहन के लिए आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट। भारत ने समुद्री गतिविधियों को UN क्लोज के अनुसार संचालित किए जाने पर बल दिया। साथ ही भारत ने नौ परिवहन के लिए मजबूत आचार संहिता विकसित करने की दिशा में प्रयास करने की भी बात कही। यह आचार संहिता इस क्षेत्र से संबंधित देशों की विदेश नीतियों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं होनी चाहिए। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र को विस्तारवाद की बजाय विकास आधारित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विषय में देखते हैं। उत्पत्ति है इसके 2005 में मलेशिया के कुआलालंपुर में हुई थी। उद्देश्य है पूर्वी एशिया में शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। सदस्य देश इसके 18 सदस्य देश हैं। 10 आसियान सदस्य देश तथा भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और आसियान के जो सदस्य हैं उनमें है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अब देखते हैं सहयोग के 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। पर्यावरण एवं ऊर्जा, शिक्षा, वित्त,
स्वास्थ्य से जुड़े वैश्विक मुद्दे, वैश्विक महामारी, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन तथा आसियान कनेक्टिविटी। महत्व देखते हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के जो सदस्य हैं विश्व के लगभग 53% जनसंख्या और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 60% का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये बात हुई पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विषय में, जिसमें हमने बात करी उसकी उत्पत्ति की, उद्देश्य की और उसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, सहयोग वाले कौन से प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं वो और उनका महत्व। अब बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ की, जो है भारत का राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण वैक्सीन विनियमन के लिए WHO के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है। तो WHO के ग्लोबल बेंचमार्किंग टूल GBT के अनुसार भारत की वैक्सीन विनियामक प्रणाली को वैक्सीन से जुड़े सभी प्रमुख विनियामक कार्यों में फंक्शनल घोषित किया गया है। भारत की वैक्सीन विनियामक प्रणाली में NRA और संबद्ध संस्थान शामिल हैं। 2017 में भारत के NRA का मूल्यांकन पुराने GBT संस्करण 5th के साथ किया गया था, लेकिन अब अपडेटेड GBT संस्करण 6th का उपयोग करके इसका फिर से मूल्यांकन किया गया। इस मूल्यांकन में भारत ने वैक्सीन के विनियमन से जुड़े कई कार्यों में सर्वोच्च अंकों के साथ परिपक्वता स्तर को 3 को बरकरार रखा है। परिपक्वता स्तर 3 एक स्थिर, बेहतर कार्यशील और एकीकृत विनियामक प्रणाली की पुष्टि करता है। बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल बेंचमार्किंग टूल के विषय में। इसका उपयोग दवाओं, टीकाओं, ब्लड प्रोडक्ट्स और चिकित्सा उपकरणों जैसे विविध उत्पादों के लिए राष्ट्रीय विनियामक प्रणालियों के मूल्यांकन हेतु किया जाता है। GBT में परिपक्वता स्तर यानी कि मैच्योरिटी लेवल की अवधारणा को शामिल किया गया है। इसमें 1 से 4 के पैमाने पर परिपक्वता स्तर को मापा जाता है। इसमें 1 का अर्थ है विनियामक प्रणाली के कुछ तत्वों की मौजूदगी, जबकि 4 का अर्थ है प्रदर्शन का उन्नत स्तर एवं निरंतर सुधार। देखते हैं भारत के राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण के विषय में। यह उन संस्थानों का समूह है जो वैक्सीन के विनियमन, नियंत्रण और परीक्षण में शामिल होते हैं। इन संस्थानों की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। इसमें केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, राज्य औषधि विनियामक प्राधिकरण, केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, टीकाकरण प्रभाग PVPI यानी फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया आदि शामिल है। बात करते हैं भारत में वैक्सीन का विनियमन, उसका आयात और विनिर्माण देखते हैं। यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और संबंधित नियमों द्वारा विनियमित होता है। वैक्सीन विनिर्माण हेतु लाइसेंस संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा संयुक्त मूल्यांकन के बाद प्रदान किया जाता है। और नई वैक्सीन का विनिर्माण नई औषधि और क्लिनिकल परीक्षण नियम 2019 में नैदानिक अध्ययन एवं अनुमोदन के लिए अनिवार्य प्रावधानों की रूपरेखा प्रदान की गई है। RDNA डिराइव्ड वैक्सीन यानी इसके लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा निर्देशों का अनुपालन भी अनिवार्य है। तो देखते हैं अपनी आगे की न्यूज़। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अभिनव परियोजना घटक के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित किए। तो केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अभिनव परियोजनाओं यानी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए परिचालन संबंधी दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। इनका उद्देश्य रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, व्यवसाय मॉडल और एकीकरण तकनीकों में प्रगति को प्रोत्साहित करना है। इससे पहले मॉडल सोलर विलेज जैसे अन्य उपघटकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अब देखते हैं अभिनव परियोजना के विषय में। इसके उद्देश्य है नई अवधारणाओं के विकास में स्टार्टअप संस्थानों और उद्योगों का समर्थन करना। इन अवधारणाओं में ब्लॉकचेन आधारित पीयर टू पीयर सोलर ट्रेडिंग जैसी नई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पात्रता या लक्षित समूह, संयुक्त अनुसंधान और डिजाइन में शामिल कोई भी संस्था या व्यक्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। योजना अवधि या परियोजना की अधिकतम अवधि 18 महीने होगी और वित्त पोषण रूफटॉप सोलर तकनीक में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए। परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण का तरीका, परियोजना लागत का 60% या 30% करोड़ रुपए जो भी कम हो तक की वित्तीय सहायता। योजना कार्यान्वयन एजेंसी है इसकी राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE। अब देखते हैं प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के विषय में। तो आरंभ हुआ इस 2024 में शुरू की गई। नोडल मंत्रालय है केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। योजना अवधि है इसकी वित्त वर्ष 2026 से 2027 तक। योजना का उद्देश्य है रूफटॉप सोलर स्थापित करना और 1 करोड़ घरों को 300 मासिक यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान करना। सब्सिडी लाभ 2 किलोवाट क्षमता तक की रूफटॉप प्रणालियों के लिए सोलर यूनिट लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच की प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40% तक। ठीक है, अब बात करते हैं। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने वर्किंग पेपर में मल्टी प्लांट्स की संख्या में वृद्धि पर चिंता प्रकट की है। तो
तो इस वर्किंग पेपर का शीर्षक मल्टी प्लांट्स की संख्या में वृद्धि और बड़े प्लांट्स का आकार, परिणाम, लागत एवं औचित्य है। इस वर्किंग पेपर में मिजेट्स मेकिंग विजेट्स यानी भारतीय विनिर्माण में मल्टी प्लांट्स की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई गई है। तो वर्किंग पेपर के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं, जिसमें मिजेट्स मेकिंग विजेट्स की परिघटना क्या है वो देखते हैं। तो इसका अर्थ है कि भारत की ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो अपनी एक ही बड़ी फैक्ट्री का विस्तार करने की बजाय एक ही राज्य में कई फैक्ट्रियों यानी मल्टी प्लांट्स स्थापित कर रही है। 200 से अधिक कर्मचारियों वाली बड़ी कंपनियों में अब नियोजन में मल्टी प्लांट्स की हिस्सेदारी 35% है। अनुबंधित श्रमिकों की संख्या में तीव्र वृद्धि के बावजूद पिछले 2 दशकों में बड़े प्लांट या तो स्थिर हो गए हैं या वो सिकुड़ गए हैं। सकारात्मक संकेत क्या है? तमिलनाडु और कर्नाटक में इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान एवं फुटवेयर में निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह निवेश वहां देखने को मिला है जहां कर्मचारियों की संख्या 10,000 या उससे अधिक रही है। यह प्रवृत्ति चीन +1 कारक यानी व्यावसायिक रणनीति जो केवल चीन में निवेश को रोकती है या नई सब्सिडी योजना के कारण हो सकती है। मिजेट्स मेकिंग विजेट्स के लिए जिम्मेदार कारण कौन से हैं? तो भारतीय व्यवसाय जोखिमों और विनियामक दबावों जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को प्रबंधित करने के लिए अपने परिचालन को छोटा रखते हैं। उदाहरण के लिए विवाद की स्थिति में 500 कर्मचारियों वाले प्लांट को बंद करना 5000 कर्मचारियों वाले प्लांट को बंद करने से कम खर्चीला है। मिजेट्स मेकिंग विजेट्स के परिणाम देखते हैं। तो मल्टी प्लांट्स वाली कंपनियों की उत्पादकता सिंगल प्लांट वाली समान आकार की कंपनियों की तुलना में कम है। ठीक है, यही कारण है कि भारतीय कंपनियां बांग्लादेश जैसे छोटे देशों से पिछड़ रही है। दरअसल बांग्लादेश को परिधान जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में बड़े प्लांट से लाभ प्राप्त होता है। बांग्लादेश परिधान उत्पादन का 95% निर्यात करता है, जबकि भारत 37% निर्यात करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसमें अब अगली न्यूज़ है यूनिसेफ। भारतीय आपूर्तिकर्ता विश्व स्तर पर बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने हेतु यूनिसेफ में तीसरे सबसे बड़े योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के विषय में देखते हैं। उत्पत्ति हुई इसकी 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गठित है। ये मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्य इसका बाल अधिकारों का समर्थन करना, बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना और बच्चों को अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने हेतु अवसर उपलब्ध कराना। यह भारत सहित 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है ताकि प्रत्येक बच्चे के अधिकारों की रक्षा की जा सके। यह बाल अधिकारों पर अभिसमय का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार है। यह अभिसमय बच्चों के लिए वैश्विक मानवाधिकार संधि है। वित्त पोषण यह संगठन सरकारों, अंतर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र आदि के स्वैच्छिक वित्तीय योगदान पर पूरी तरह से निर्भर है। मुख्य रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट्स में बताया गया है। 1965 में यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये हुआ यूनिसेफ के विषय में। अब बात करते हैं भारत लाओस द्विपक्षीय सहयोग। भारत और लाओस के प्रधानमंत्रियों ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता के मुख्य बिंदु देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वक्फ फॉर यूनेस्को स्थल का जीर्णोद्धार किया जाएगा और मेकांग गंगा सहयोग के अंतर्गत निम्नलिखित 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। लाओस में प्रचलित रामायण की विरासत का संरक्षण करना, वाट पकेया बौद्ध मंदिर का जीर्णोद्धार करना और रामायण पर छाया कठपुतली नाटक को समर्थन देना। ये 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि के माध्यम से फूड फोर्टिफिकेशन के साथ लाओस में पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए $1 मिलियन का अनुदान प्रदान करेगा और भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी नीति के तहत सहायता प्राप्त करने वाली यह पहली दक्षिण पूर्व एशियाई परियोजना होगी। ठीक है, तो ये हुआ भारत लाओस द्विपक्षीय सहयोग के विषय में। अब बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार के विषय में। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंडाक्यो को परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए दिया गया है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम हमले से बचे लोगों को एक जमीनी स्तर का आंदोलन है। नोबेल शांति पुरस्कार के विषय में देखते हैं कि जो राष्ट्रों के बीच भाईचारे, स्थानीय सेनाओं के उन्मूलन, कमी और शांति सम्मेलनों के आयोजन एवं प्रचार के लिए कार्यरत है, यह उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। 2017 में यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन अभियान को दिया गया था। इस अभियान को यह पुरस्कार परमाणु हथियार निषेध संधि के लिए अभूतपूर्व कार्यों सहित परमाणु निरस्त्रीकरण प्रयासों के लिए दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने संधि को 2017 में अपनाया था। ठीक है, तो बात करते हैं
बायोपॉलीमर के विषय में। तो केंद्रीय मंत्री ने पुणे यानी महाराष्ट्र के जेजुरी में बायोपॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया। यह पॉलीलैक्टिक एसिड यानी PLA बायोप्लास्टिक के उत्पादन के लिए स्वदेशी रूप से एकीकृत प्रौद्योगिकी विकसित करने का एक अग्रणी प्रयास है। इसके विषय में देखते हैं। बायोपॉलीमर्स वे सामग्रियां हैं जिनका विनिर्माण जैविक स्रोतों जैसे वसा, वनस्पति तेल, शर्करा आदि से किया गया और सिंथेटिक बायोपॉलीमर से ज़्यादा लाभकारी। तो जैव निम्नीकरण में देखते हैं। इसका मृदा की उपस्थिति में बैक्टीरिया द्वारा आसानी से अपघटन किया जा सकता है। कार्बन न्यूट्रलिटी बायोपॉलीमर्स के क्षरण के दौरान उत्सर्जित CO2 को उस स्थान पर उगाई जाने वाली फसलों द्वारा पुनः अवशोषित किया जा सकता है। तो ये हुआ बायोपॉलीमर के विषय में। अब बात करते हैं अंतरिक्ष आधारित निगरानी यानी स्पेस बेस्ड सर्विलेंस यानी CBS। सुरक्षा पर मंत्री मंडलीय समिति ने कथित तौर पर अंतरिक्ष आधारित निगरानी पहल के तीसरे चरण को मंजूरी प्रदान की है। इस चरण के दौरान निगरानी में सुधार के लिए अगले 5 वर्षों में अलग अलग AI संचालित जासूसी उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। यह तीनों सशस्त्र सेवाओं के विशिष्ट अभियानों और मिशनों का समर्थन करेगा। देखते हैं अंतरिक्ष आधारित निगरानी के विषय में। तो SBS क्षमता पृथ्वी की कक्षा में मानव निर्मित ऑब्जेक्ट्स की निगरानी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह प्रणाली किसी भी मौसम, नियत समय या वायुमंडलीय स्थितियों के दौरान भी बिना रुके लगातार काम करती है और भूमि आधारित प्रणालियां इस प्रकार की दशाओं में बाधित हो जाती हैं। इसका पहला चरण 2001 में और दूसरा चरण 2013 में लॉन्च किया गया था। बात करते हैं बायोबैंक के विषय में। हाल ही में शोधकर्ताओं ने बायोबैंक के डेटा का उपयोग करते हुए अज्ञात दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित मरीजों की पहचान की। ठीक है, बायोबैंक के विषय में देखते हैं। ये ब्लड, DNA, कोशिका ऊतकों और अंगों जैसे जैविक सैंपल्स या उनसे संबंधित आनुवंशिक डेटा का संग्रह है। ये सैंपल सहमति देने वाले व्यक्तियों से एकत्रित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान जैसे जैविक डेटा संग्रह करना और भविष्य में उनका शोध कार्यों में उपयोग करना है। इससे पहले फरीदाबाद स्थित क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में 2022 में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा बैंक की स्थापना की गई थी। अब बायो बैंक से जुड़ी जो चिंताएं हैं उनके विषय में देखते हैं। व्यक्तियों को सारी जानकारी दिए बिना उनसे सहमति ली जाती है। शोध हेतु दी गई सहमति को वापस नहीं लिया जा सकता। निजता और डेटा सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी मौजूद हैं और भारत में बायो बैंकों के विनियमन में एक रूपता का अभाव है। व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। ठीक है, ये बात हुई हमारी बायो बैंक के विषय में। अब बात करते हैं औरोरा की। औरोरा ध्रुवीय ज्योति को लद्दाख के हानले में स्थापित भारत की सबसे ऊंची वेधशाला में कैप्चर किया गया है। इसके विषय में देखते हैं। यह एक बहुरंगी प्रकाश है जो ऊपरी वायुमंडल यानी आयन मंडल में दिखाई देता है। औरोरा परिघटना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर सर्वाधिक देखी जाती है, मध्य अक्षांशों पर कम ही देखी जाती है और भूमध्य रेखा के पास न के बराबर घटित होती है। औरोरा को उत्तरी गोलार्ध में औरोरा बोरियोलिस, औरोरा पोलारिस या उत्तरी ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में से औरोरा ऑस्ट्रेलियस या दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति के रूप में जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के साथ सौर पवन की परस्पर अभिक्रिया के कारण हुई थी। ठीक है, और ध्रुवीय ज्योति इस तथ्य का प्रमाण है कि पृथ्वी विद्युत रूप से सूर्य से जुड़ी हुई है। ये बात हुई औरोरा के विषय में। अब बात करते हैं ड्रैगन ड्रोन के विषय में। तो हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रैगन ड्रोन नामक एक नए प्रकार के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रैगन ड्रोन है क्या, इसके विषय में देखते हैं। तो ये एक प्रकार का मानव रहित हवाई वाहन है। यह थर्माइट नामक पदार्थ उत्सर्जित करता है। थर्माइट एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है। थर्माइट जब इसका दहन किया जाता है तो इस स्वयं से ही अभिक्रिया उत्पन्न करता है। इस वजह से इसे बुझाना लगभग असंभव हो जाता है। थर्माइट का इस्तेमाल दोनों विश्व युद्धों में किया गया था। मनुष्यों द्वारा इसके संपर्क में आने पर यह जलन पैदा करता है और हड्डियों को नष्ट कर सकता है। इसका प्रभाव गंभीर और कभी कभी प्राणघातक भी हो सकता है। थर्माइट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हालांकि नागरिक क्षेत्रों में आगजनी वाले हथियारों का उपयोग संयुक्त राष्ट्र के कुछ पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन द्वारा प्रतिबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं म्यूरिन टाइफस की। तो हाल ही में केरल के एक व्यक्ति में बैक्टीरिया से फैलने वाले म्यूरिन टाइफस रोग का मामला दर्ज किया गया है। क्या म्यूरिन टाइफस तो इससे एंडेमिक टाइफस, पिस्सू जनित टाइफस या पिस्सू जनित स्पॉटेड फीवर, फ्लीबोर्न स्पॉटेड फीवर के रूप में भी जाना जाता है। संक्रमण वाले क्षेत्र इस बीमारी के मामले दुनिया भर में दर्ज किए गए हैं। इसके अधिकतर मामले उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में दर्ज किए जाते हैं जहाँ चूहे एवं चूहे के पिस्सू मौजूद होते हैं। कारण रिकेट्सिया टाइफी से संक्रमित पिस्सू के संक्रमण से फैलता है। और मनुष्यों में संक्रमण जब संक्रमित पिस्सू का मल मानव त्वचा में कट या खरोच के संपर्क में आता है।
ठीक है। तो मानव श्लेष्मा झिल्ली के संक्रमित पिस्सू के मल के संपर्क में आने से भी यह बीमारी फैलती है। म्यूरिन टाइफस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या किसी व्यक्ति से पिस्सू में नहीं फैलता है। बीमारी के लक्षण है बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द और दाने होना। ठीक है, तो ये बात की हमने अपनी आज की न्यूज़ की। हम मिलते हैं कल अपनी अगली न्यूज़ के साथ।